नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में, जिसमें अपन लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पार्ट बी जो सिलेबस है, उसका पहला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था। अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण। अब तक हमने देखा कि वायुदाब होता क्या है, वायुदाब की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। उसके बाद में अपने वायुदाब का जो अक्षांशीय वितरण है, क्षैतिज वितरण है, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली। क्षैतिज वितरण के आधार पर अपन ने देखा कि पृथ्वी पर जो है अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स बने हुए हैं, वायुदाब कटिबंध बने हुए हैं, और उन वायुदाब कटिबंधों की संख्या अपन ने कुल 7 देखी, जिसमें प्रथम था विषुवतीय निम्न दाब पेटी, जिसकी संख्या 1 है। उसके बाद में अपन ने देखा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कुल मिला के 2 वायुदाब पेटियां हैं। उसके बाद था उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, जिनकी संख्या भी 2 है, एक उत्तरी गोलार्ध में तथा दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में। और अंतिम जो थी वो थी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाकर 2 उच्च उच्च वायुदाब पेटियां थी। तो इस प्रकार अपन ने कुल 7 वायुदाब पेटियां देखी थी। अब इन वायुदाब पेटियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली अपनी जो पेटी थी वो थी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो है, पहले अपन ने देखा कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ उष्मा की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है, तापमान जो है इस क्षेत्र में अधिक होता है। और तापमान अधिक होने के कारण, सूर्य के वर्ष भर लंबवत चमकने के कारण, यहाँ उच्च तापमान व निम्न दाब पाया जाता है। इस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता, वायु का निम्न घनत्व और पृथ्वी के घूर्णन से अधिकतम अपकेंद्रीय बल विकसित होता है। जैसे ही तापमान उच्च होता है, वायु जो है वह हल्की होकर फैलने लगती है, ऊपर उठने लगती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। और हमने पिछली कक्षा में यह देखा था कि वायुदाब और घनत्व में जो है समानुपाती संबंध होता है। जैसे ही घनत्व कम होगा, वायुदाब भी कम हो जाएगा। अतः इस क्षेत्र में जो है भूमध्य रेखा के आसपास जो है वह निम्न दाब पाया जाता है। यह जो दाब पेटी जो है, यह प्रेशर बेल्ट जो है, यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 0 से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह अधिक है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल भी जो है वह अधिक होता है। यह सतही पवनें अनुपस्थित होती है, क्योंकि जो पवनें हैं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, वायु का जो है वह ऊर्ध्वाधर प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण सतही पवनें जो है वह कमजोर हो जाती है और यह स्थान जो है लगभग खाली हो जाता है, क्षैतिज पवनों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण इसे शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम भी कहते हैं। यहाँ सतही पवनें अनुपस्थित होती है। जब उच्च तापमान से वायु फैलकर ऊपर उठती है, जिससे संवहनीय धाराएं जो है वो बनती है। संवहनीय धाराएं यानी कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, वह ऊपर उठती जाती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। और नीचे क्षैतिज पवनें नहीं होती। वैसे अगर देखा जाए तो फ्लॉन महोदय ने यह बताया था कि इस क्षेत्र में जो है क्षतिपूर्ति पवनें चलती है। अपने एग्जाम की दृष्टि से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फ्लॉन ने यह बताया कि इस क्षेत्र में जो है क्षतिपूर्ति पवनें चलती है और उन क्षतिपूर्ति पवनों को फ्लॉन महोदय ने जो है वह विषुवतीय पछुआ पवनें नाम दिया। अब दूसरी जो अपनी पेटी थी वो थी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अपन ने ये देखा कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है वह तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने से वायु जो है ऊपर उठी। अब क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन कर रही है, इसके कारण जो भी गतिमान चीजें हैं उन पे कोरियोलिस बल लगता है और इस कोरियोलिस बल के कारण भूमध्य रेखा के आसपास जो भी पवनें ऊपर उठती है, वह उपोष्ण उच्च दाब पेटी के आसपास उन पवनों का पुनः अवतलन होने लगता है। यह पेटी भूमध्य रेखा के 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों तक फैली हुई है। इसमें उच्च तापमान, उच्च दाब, स्वच्छ आकाश जैसी विशेषताएं जो है पाई जाती है। वायु का पुनः अवतलन होने लगता है। जैसे जैसे वायु नीचे आने लगती है, इसका घनत्व बढ़ता जाता है और इसका घनत्व बढ़ने से पुनः यहाँ उच्च दाब हो जाता है। इस पेटी की मुख्य विशेषता यह है कि सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं। अगर अपन
मरुस्थलों की स्थिति देखें तो अपन देखेंगे कि महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर मुख्यतः मरुस्थल पाए जाते हैं और 30 डिग्री अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास ही मरुस्थल अधिकतर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वायु का अवतलन हो रहा है। ये जैसे जैसे वायु नीचे उतरती जाती है उसके साथ जो है प्रतिलोम तापमान यहाँ अधिक है, लेकिन वायु के अवतलन के कारण यहाँ जो दशाएं जो है वह प्रतिकूल होती जाती है और इन दिशाओं के प्रतिकूल होने से जो है यहाँ मरुस्थल अधिक पाए जाते हैं। जैसे जैसे वायु नीचे आती जाती है उनमें जो नमी की मात्रा है वह कम होती जाती है। अब अपन इस क्षेत्र में देखेंगे कि इस क्षेत्र में भी एक शांत क्षेत्र पाया जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में भी अपन ने एक शांत क्षेत्र देखा। उस शांत क्षेत्र को अपन ने डोल्ड्रम नाम दिया था। अब अपन देखते हैं कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, इसमें भी एक शांत क्षेत्र पाया जाता है और इस शांत क्षेत्र को जो है वह अश्व अक्षांश जो है नाम दिया। पहले यह माना जाता था कि इस क्षेत्र में क्योंकि पवनों की जो है क्षैतिज पवनों की जो है क्षैतिज पवनें इस क्षेत्र में अनुपस्थित है, इसी कारण जो भी जहाज़ों में घोड़े लाए जाते थे उन घोड़ों को जहाज़ों से जो भी है भार जो है कम करने के लिए उन घोड़ों को समुद्र में उतार दिया जाता था और उन्हीं के आधार पर इस क्षेत्र को जो है अश्व अक्षांश नाम दिया गया। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटियां, दो उपोष्ण उच्च दाब पेटियां हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के आसपास तथा दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के आसपास। अब अगली अपन देखते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी जो है यह 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। पहली जो पेटी अपन ने देखी थी विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी, तापमान के कारण उसका निर्माण हुआ था, इसीलिए वह तापजन्य पेटी थी। दूसरी पेटी थी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उसका निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हो रहा था, इसीलिए वह गतिजन्य पेटी है। इस पेटी का निर्माण भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही हो रहा है, इसीलिए यह पेटी भी एक गतिजन्य पेटी है। इन अक्षांशों में तापमान कम होने के बावजूद जो है निम्न दाब पाया जाता है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ अगर अपन देखते हैं कि तो सूर्य से आने वाली किरणें जो है यहाँ तिरछी ही पड़ती है, यानी कि तापमान जो है वर्ष भर यहाँ कम ही रहता है। तापमान कम होने के बावजूद जो है यहाँ निम्न दाब पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और जिसके कारण गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जो है आपस में मिलती है और गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती है कोरियोलिस बल के कारण, जिससे यहाँ निम्न दाब का निर्माण होता है। गर्म महासागरीय धाराओं के प्रवाह से तापमान बढ़ता है और इस क्षेत्र में दाब को जो है निम्न दाब को जो है और सुदृढ़ करता है। अब अगली पेटी जो थी वो थी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, अगर अपन देखते हैं कि ध्रुवों पर जो है तापमान निरंतर कम बना रहता है, जिससे अगर तापमान कम है तो तापमान और वायु दाब में जो अपन ने संबंध देखा था वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान कम होने से वायु दाब उच्च हो जाएगा, इसलिए ध्रुवों के आसपास जो पेटी बनी उसमें उच्च दाब जो है वह पाया जाता है। इस पेटी का निर्माण भी जो है तापमान के कारण हो रहा है, इसीलिए इसे तापजन्य पेटी कहते हैं। ध्रुवों की सतह और आसपास के क्षेत्र हिमाच्छादित होने के कारण वायु ठंडी और सघन हो जाती है, जिससे वायु दाब बढ़ जाता है। इस क्षेत्र की सतही दाब संबंधी आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि यह पेटी जो है ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी सी संकरी हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है वह भूमि ज़्यादा है और महासागरीय क्षेत्र जो है वह कम है। जैसा भूमि का जो क्षेत्र है वह तेजी से गर्म होता है और तेजी से ही ठंडा होता है, जिसके कारण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो है यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। अब अपन देखते हैं कि वायु दाब का वितरण जो है हमेशा समदाब रेखाओं के द्वारा आइसोबार के द्वारा जो है वह दर्शाया जाता है। आइसोबार है कि अगर कोई दो स्थान है और उन दो स्थानों का वायु दाब जो है वहाँ समान है, उन दोनों स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है या फिर
बहुत सारे जो समान वायुदाब वाले स्थान हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे समदाब रेखा या आइसोबार कहा जाता है। तापमान की तरह वायुदाब अभिलेखन के लिए जनवरी और जुलाई 2 महीने जो है चुने जाते हैं। अब अपन देखेंगे कि जनवरी में वायुदाब रेखाओं की स्थिति क्या होती है तथा जुलाई के आसपास जो है वायुदाब रेखाओं की स्थिति या समदाब रेखाओं की स्थिति क्या होती है। अब देखते हैं कि जनवरी में दाब वितरण। तो जनवरी में अगर अपन देखें तो इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास जो है लंबवत चमकता है। यह अपनी पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा भी कहते हैं। तो जनवरी के आसपास जो है सूर्य मकर रेखा पर अपनी किरणें सीधी गिराता है, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में जो है निम्न दाब पाया जाता है, क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में सूर्य से आने वाली किरणें या सूर्य से जो भी विकिरण प्राप्त हो रहा है वह अधिक मात्रा में मकर रेखा को प्राप्त होता है, जिससे यहाँ तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ निम्न दाब पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर उपोष्ण उच्च दाब जो है वह सुविकसित हो जाता है। अगर जनवरी के समय अपन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, इसलिए सौर विकिरण जो है इस क्षेत्र को, उत्तरी गोलार्ध को कम मात्रा में प्राप्त होता है, तापमान कम मिलता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में जो है वह उच्च दाब सुविकसित हो जाता है। यदि जुलाई की बात करें तो जनवरी में जो भी अपने बात की थी उसके ठीक विपरीत जुलाई में स्थिति होती है। जुलाई में सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर जो है वो लंबवत पड़ती है। यह विषुवत रेखा तथा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, जनवरी के समय में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उस पर सीधी पड़ती है। एशिया में यह परिवर्तन सर्वाधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि एशिया में जो है वह, अगर एशिया के आसपास का क्षेत्र अपन देखें तो यहाँ भूमि अधिक है, और जैसा कि मैंने बताया कि भूमि जो है वह जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ही ठंडी होती है। इसके कारण एशिया के आसपास अपन देखेंगे कि यह दाब जो है यह अधिक स्पष्ट मिलता है। उत्तरी गोलार्ध के स्थल भाग अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे निम्न दाब क्षेत्र विकसित होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है उच्च दाब पेटी बनती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध को अधिक तापमान मिल रहा है सूर्य से आने वाली विकिरण के द्वारा, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जो है वह निम्न दाब क्षेत्र तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह उच्च दाब पेटी बनती है। अब अपन देखते हैं कि वायुदाब पेटियों में मौसमी परिवर्तन क्या होता है। एक तो पृथ्वी का अपनी एक्स पर घूर्णन तथा दूसरा सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन होना। सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन होता है, उसके कारण वायुदाब पेटियां जो है वह लगभग औसतन अगर अपन देखें तो 0 से 5 डिग्री के आसपास उत्तर व दक्षिण में खिसक जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, जिससे वायुदाब पेटियां अपनी मध्य स्थिति से 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। जैसे विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी है, इसका अगर अपन विस्तार देखें तो 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में तथा 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होता है। लेकिन सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में इसका विस्थापन जो है वह 0 से 10 डिग्री के आसपास तक हो जाता है। यदि अपन विषुव की बात करें, इक्विनॉक्स की अगर बात करें, इक्विनॉक्स का अर्थ है कि सूर्य की किरणें जो है वह 21 मार्च को भूमध्य रेखा और 23 सितंबर को भी भूमध्य रेखा पर सीधी गिर रही है। दिन और रात जो है इस समय समान होते हैं। इक्विनॉक्स की स्थिति में जो है, अगर विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की बात करें तो यह अपनी मध्य स्थिति में होती है। मध्य स्थिति का अर्थ है कि 0 से 5 डिग्री जो इसकी वास्तविक स्थिति जो है उसी में रहती है। और अगर सूर्य उत्तरायण होता है तो यह लगभग 5 डिग्री अक्षांश तक उत्तर की ओर, और यदि सूर्य जो है वह दक्षिणायन होता है तो यह लगभग 0 से 5 डिग्री दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि वायुदाब पेटियों का मौसमी खिसकाव जो है किस प्रकार से है। विषुवत रेखा की अगर अपन विषुवतीय निम्न दाब पेटी की बात करें तो यह ग्रीष्म ऋतु में इसकी स्थिति 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और शीत ऋतु में 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैल जाती है। इसी प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी
इसकी माध्य स्थिति होती है 30 से 35 डिग्री अक्षांश, लेकिन इसका मौसमी खिसकाव के कारण यह लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांश तक फैल जाती है। इसी प्रकार उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की अगर बात करें तो इसकी वास्तविक स्थिति जो है वो है 60 से 65 डिग्री अक्षांश, और सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के कारण यह 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में विस्थापित होती है। और ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की बात करें तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में यह पेटी जो है वह संकरी हो जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है भूमि अधिक है, और जैसा कि मैंने बताया कि भूमि जो है वह जल्दी से गर्म होती है, और भूमि के तेजी से गर्म होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में वहाँ निम्न दाब वायु दाब जो है बन जाता है, और यह निम्न वायु दाब जो है यह ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को सिकोड़ देता है, जिसके कारण यह उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी संकीर्ण हो जाती है, संकरी हो जाती है। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण वायुदाब पेटियां के खिसकाव में कोई विशेष अंतर नहीं होता। दक्षिणी ध्रुव में अगर अपन देखें तो मानचित्र को देखने पर अपन पाएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह महासागरीय क्षेत्र अधिक है महाद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में, जिसके कारण अगर अपन महासागरों की बात करें, जल की बात करें, तो उसको गर्म होने और ठंडा होने दोनों में ही समय लगता है, जिसके कारण तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं होने के कारण यह वायुदाब पेटी जो है दक्षिणी गोलार्ध में इसका अधिक विस्थापन जो है वह नहीं होता है। तो अब अपन निष्कर्ष देख लेते हैं, अब तक अपन ने जो भी पढ़ा। वायुदाब पेटियों का मौसमी खिसकाव सूर्य की स्थिति और स्थल जल के वितरण पर निर्भर करता है कि कौन से गोलार्ध में स्थल अधिक है और कौन से गोलार्ध में जल अधिक है। उस पर भी वायुदाब पेटियां जो है उनका मौसमी खिसकाव निर्भर करता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ वायुदाब पेटियों का खिसकाव भी अधिक होता है। अगर अपन मानचित्र में देखेंगे विश्व के, तो अपन पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल भाग अधिक है, जिससे वायुदाब पेटियां जो है उनका मौसमी खिसकाव जो है वो भी अधिक होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह महासागर अधिक होने के कारण यहाँ वायुदाब पेटियों का खिसकाव जो है वह कम स्पष्ट होता है। अब अपन देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर जो है, वर्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वह क्या है। तो सन 1643 में अगर अपन देखें तो पास्कल ने पहली बार यह प्रस्तावित किया कि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वह दाब में कमी होती जाती है। जैसे जैसे अपन वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो दाब जो है वह कम होता जाता है। वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि ऊपरी परतें अधिक दाब डालती है, तो नीचे जो परतें हैं उन पे ऊपर से अधिक प्रेशर लगता है, जिसके कारण उनका घनत्व अधिक हो जाता है, और घनत्व अधिक होने के कारण नीचे का जो भी क्षेत्र है वहां वायु दाब भी अधिक हो जाता है। इस कारण वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब सदैव घटता है, परंतु यह कमी की दर सदैव एक समान नहीं रहती। ये तो अपने को पता है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटता जाता है, लेकिन अन्य कारण भी है जिससे वायु दाब जो है वह प्रभावित होता है। अन्य कारकों में है वायु का घनत्व, तापमान, जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है। इन सभी कारकों पर वायु दाब जो है वह निर्भर करता है। क्योंकि ये कारक निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, ऊंचाई और वायु दाब के बीच में कोई सीधा समानुपातिक संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह मान लिया जाता है कि ऊंचाई के साथ जो है वायु दाब घटता है। क्षोभ मंडल में वायुदाब की कमी की दर प्राय प्रत्येक 300 मीटर पर 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है वह 34 मिलीबार होती है। यानी कि हर 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है वह वायुदाब 34 मिलीबार कम हो जाएगा। अगर औसतन अपन बात करें तो 1 मिलीबार वायुदाब जो है यह प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर कम होता जाता है। हर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब जो है वह कम हो जाता है। अगर अपन 100 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो यह वायुदाब जो है यह 10 मिलीबार तक कम हो जाएगा, और औसतन 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो वायुदाब 34 मिलीबार कम हो जाता है। तो एक प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है, यदि
धरातल पर वायु दाब 500 मिलीबार है तो 400 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब क्या होगा? यह प्रश्न आपको स्वयं को करना है तथा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। अब तक जो भी पढ़ा है उनको एमसीक्यूज के माध्यम से अपन फिर से रिवीजन करते हैं। पहले आप प्रयास कीजिएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में अपन इस आंसर को जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर करना है। तो अपना प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में सतही पवने अनुपस्थित होने का मुख्य कारण क्या है? कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, वहां सतही पवने नहीं है। इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम जो है वह कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, कारण क्या है? तो आपके पास 10 सेकंड का समय है। उम्मीद है आपने आंसर किया होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणों का सीधा पड़ने के कारण यहाँ तापमान सदैव उच्च रहता है और तापमान के उच्च रहने के कारण हवाएं जो है वह गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे ऊर्ध्वाधर प्रवाह जो है वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है, जिससे यह सतही जो पवने हैं उनको उनकी शक्ति को कम कर देती है, जिससे सतही पवने जो है वह अनुपस्थित हो जाती है इस क्षेत्र में। तो सही उत्तर होगा उच्च तापमान के कारण वायु का ऊपर उठना। दूसरा इसमें कारण दिया हुआ है कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अधिकतम अपकेंद्रीय बल। अपने को पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास अपकेंद्रीय बल जो है वह अधिकतम होता है, लेकिन यह सतही पवनों के अनुपस्थित होने का कारण नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ए, उच्च तापमान के कारण वायु का ऊपर उठना। अब अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी में सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही क्यों स्थित होता है, क्यों स्थित है? तो इसका अगर उत्तर अपन देखें तो अपने को पता है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी है। यहाँ पे उच्च दाब पाया जाता है क्योंकि भूमध्य रेखा से जो वायु ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में जैसे जैसे ये वायु ऊपर जाती है यह ठंडी होती जाती है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस बल लगता है उससे इस वायु का पुनः अवतलन होने लगता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी के आसपास 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास, जिससे यहाँ जो है वह मौसमी प्रतिलोम की अवस्था जो पाई जाती है। और जिसके कारण वायु के अवरोही प्रवाह के कारण, वायु के अवतलन के कारण यहाँ पे मौसमी दशाएं जो है वह प्रतिकूल पाई जाती है, जिससे मरुस्थलों का निर्माण होता है इस क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्च दाब व वायु के अवरोही या वायु के अवतलन के कारण। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है इसका उत्तर देने के लिए। तो अपन ने देखा था कि उपध्रुवीय जो क्षेत्र है 60 से 65 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर तापमान जो है वह कम होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ जो सौर विकिरण जो है इस क्षेत्र को ज़्यादा नहीं मिल पाता,
तापमान कम होता है, फिर भी इस क्षेत्र में जो है तापमान कम होने के कारण दाब अधिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जो है वह दाब निम्न पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी के घूर्णन और गर्म महासागरीय धाराएं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ हवाएं जो है वह ऊपर उठती है। साथ ही इस क्षेत्र में गर्म महासागरीय धाराओं के कारण टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से जो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी अस्तित्व में आती है। अगला प्रश्न है कि जनवरी में एशिया में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र सुविकसित होने का क्या कारण है? जनवरी के आसपास अगर अपन देखें तो एशिया में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र जो है विकसित हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो आप प्रयास कीजिए इसका उत्तर देने का। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है भूमि अधिक है, और भूमि जो है स्थलीय भाग जो है वह तेजी से गर्म होता है और तेजी से ही ठंडा होता है। तो जनवरी के आसपास जो है एशिया में जो भूमि का क्षेत्र जो है, स्थल क्षेत्र जो है वह तेजी से ठंडा होता है, और तेजी से ठंडे होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है उपोष्ण क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा महाद्वीपीय भागों का तीव्र ठंडा होना। अगला प्रश्न है कि वायुदाब पेटियों के मौसमी खिसकाव में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में यह परिवर्तन कम स्पष्ट होता है, क्यों? कारण क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह मौसमी खिसकाव वायुदाब पेटियों में अधिक कम स्पष्ट होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में यह अपन स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार अधिक है। महासागरीय विस्तार अधिक होने के कारण जो महासागरीय क्षेत्र है उसको गर्म होने और ठंडा होने में समय लगता है, और जिसके कारण जो है यह परिवर्तन मौसमी खिसकाव जो है वायुदाब पेटियों का वह इतना तेजी से नहीं हो पाता जितना तेजी से यह उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसीलिए यह मौसमी खिसकाव जो है वह कम स्पष्ट होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में वायु दाब प्रत्येक 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग कितने मिलीबार कम हो जाता है? तो अपन ने देखा था कि वायु दाब जो है हर 10 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब 1 मिलीबार कम हो जाता है। तो हर 100 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह वायु दाब लगभग 10 मिलीबार कम हो जाएगा। और अगर अपन औसतन देखें तो 300 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब जो है वह लगभग 34 मिलीबार कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 34 मिलीबार। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के संकरे होने का कारण क्या है? तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के संकरे होने का मुख्य कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है वह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का अधिक स्थलीय विस्तार। अगर उत्तरी गोलार्ध में अपन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि अधिक है जो शीघ्रता से गर्म होती है और शीघ्रता से ही ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म हो जाता है, और गर्मी अधिक होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो है यह संकरी हो जाती है तथा इस क्षेत्र के आसपास निम्न दाब विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को वायुदाब पेटियां किस स्थिति में होती है? तो अपने को पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर का अर्थ है विषुव, जिसे इक्विनॉक्स भी बोला जाता है। तो इस समय वायुदाब पेटियों की स्थिति क्या होगी? विषुव का अर्थ है कि दिन और रात जो है
उनका समय बराबर होगा। सूर्य की किरणें जो है यह भूमध्य रेखा के आसपास सीधी गिरती है, जिसके कारण वायुदाब पेटियां जो है अपनी माध्य स्थिति में ही रहेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित नहीं करता? इनमें से कौन सा कारक है जिसके कारण वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वह प्रभावित नहीं होता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वी का घूर्णन। तापमान के कारण ऊर्ध्वाधर वितरण प्रभावित होता है, जलवाष्प की मात्रा से भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भी होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है यह ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित, वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित पृथ्वी का घूर्णन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एस व अक्षांश किस वायुदाब पेटी से संबंधित है? इसके साथ ही आप आंसर करने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में कि डोलड्रम क्षेत्र जो है किस वायुदाब पेटी से संबंधित है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप करें। तो अश्व अक्षांश या हॉर्स लेटिट्यूड जो है यह किस वायुदाब पेटी में है? तो इसका सही आंसर होगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी में अश्व अक्षांश पाए जाते हैं। तथा डोलड्रम की अगर अपन बात करें तो डोलड्रम जो है शांत क्षेत्र जो है यह भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में पाया जाता है। इसी के साथ आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है अब तक आपको जो भी समझाया गया है वह आपको समझ में आया है। आगे कल की क्लास में अपन यहीं से आगे इस टॉपिक को शुरू करेंगे। धन्यवाद।